नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के पहले अध्याय का मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र। हम पढ़ रहे थे इसमें कल प्रकृति का मानवीकरण। तो प्रकृति का मानवीकरण किसे कहते हैं? मानव द्वारा प्रकृति के नियमों को समझते हुए तकनीकी विकास, क्षमता, कौशल तथा आवश्यकता अनुसार प्राकृतिक संसाधन या प्राकृतिक पर्यावरण को परिवर्तित कर सांस्कृतिक भूदृश्यों की रचना की, इसी को प्रकृति का मानवीकरण कहा जाता है। यानी प्रकृति के नियमों को समझते हुए मनुष्य द्वारा जब तकनीकी विकास, क्षमता, कौशल और अपने आवश्यकता अनुसार प्राकृतिक संसाधनों या प्राकृतिक पर्यावरण को परिवर्तित कर सांस्कृतिक भूदृश्यों की रचना करते हैं, तो इसे मानव का प्रकृति का मानवीकरण कहा जाता है। इसके अतिरिक्त प्रकृति के मानवीकरण की अवस्था में मानव प्रकृति के समक्ष निष्क्रिय नहीं था, बल्कि तकनीकी ज्ञान, कौशल, क्षमता द्वारा क्रियाशील शक्ति के रूप में प्राकृतिक पर्यावरण को परिवर्तित कर सांस्कृतिक भूदृश्यों जैसे उच्च भूमि क्षेत्र में विश्राम स्थल, नदियों पर पुल, सड़क एवं रेल मार्ग का निर्माण, महासागरीय तल पर समुद्री मार्ग, अंतरिक्ष में उपग्रह प्रणाली की रचना की। प्रकृति के मानवीकरण की अवस्था में मानव पर प्रकृति का पूर्णतः नियंत्रण नहीं था। मानव स्वतंत्र एवं क्रियाशील शक्ति के रूप में अपने विवेक, तकनीकी ज्ञान, कौशल, क्षमता के अनुसार प्रकृति पर विजय प्राप्त की और मानव प्रकृति से सहयोग प्राप्त करता था और प्रकृति को प्रभावित किया। इस तरह से मानव ने प्रकृति के मानवीकरण की अवस्था मानव के आदिम समाज की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर प्रस्थान था। प्रकृति के मानवीकरण की अवस्था ने मानव भूगोल में नवीन विचारधारा को जन्म दिया, जिसे संभववाद के नाम से जाना जाता है, जिसका जो मूल विचार था इस संभववाद विचारधारा का, वो था प्रकृति और मानव में से मानव को प्रकृति पर ज्यादा महत्व दिया गया दोनों में से, यानी मानव का प्रकृति पर अधिक नियंत्रण था। जबकि जो निश्चयवाद विचारधारा थी उसमें मनुष्य पर प्रकृति का पूर्णतः नियंत्रण बताया गया था। ये विचारधारा उसके एकदम विपरीत है। इसमें मानव का प्रकृति पर नियंत्रण बताया गया है, या फिर प्रकृति को मानव से कम महत्व दिया गया है। इसमें संभववाद मानव द्वारा प्रकृति के नियमों को समझकर अपनी क्षमता, कौशल, तकनीकी ज्ञान से प्राकृतिक संसाधनों से नवीन संभावनाओं की खोज कर सांस्कृतिक दृश्यों की रचना करना संभववाद कहलाता है। संभववाद विचारधारा के समर्थक फ्रांसीसी भूगोलविदा लुसियन फेब्रे, पॉल विडाल डे ला ब्लास और जीन ब्रुन्स थे। ये संभववाद विचारधारा के समर्थक थे, मुख्य रूप से फ्रांसीसी भूगोलविदा। और जो निश्चयवाद विचारधारा थी उसमें जर्मन भूगोलविदा उसके समर्थक थे, जिसमें फ्रेडरिक रेटजेल, हम्बोल्ट, कार्ल लिटर और एक अमेरिकी विदुषी एलन सी सैंपल भी निश्चयवाद की समर्थक थी। संभववाद की विशेषता। संभववाद विचारधारा मानव प्रकृति संबंध की व्याख्या में मानव या मानवीय क्रियाकलाप को अधिक महत्व देती है। संभववाद मानव की स्वतंत्रता
तथा कार्य कुशलता पर बल देती है। संभववाद के अनुसार मानव प्रकृति के समक्ष निष्क्रिय नहीं बल्कि कार्यशील शक्ति के रूप में प्रयत्नशील है, जबकि निश्चयवाद में मानव प्रकृति के समक्ष निष्क्रिय था। वो प्रकृति से डरता था, प्रकृति की सुनता था और प्रकृति की पूजा करता था। यहाँ पर मनुष्य क्या है, निष्क्रिय नहीं है और कार्यशक्ति के रूप में, कार्यशील शक्ति के रूप में प्रयत्नशील है प्रकृति के सामने। संभववाद प्राकृतिक पर्यावरण की अपेक्षा मानवीय क्रियाकलापों को अधिक प्राथमिकता देती है। संभववाद के अनुसार मानव अपनी तकनीकी ज्ञान, कौशल, क्षमता के अनुसार प्रकृति से प्राप्त अवसरों से नवीन संभावनाओं की खोज कर प्राकृतिक भूदृश्यों का निर्माण करता है। अब जो निश्चयवाद और संभववाद विचारधारा है, इनमें मुख्य अंतर क्या है वो यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं। पहला अंतर है, निश्चयवाद मानव प्रकृति संबंध की व्याख्या में प्राकृतिक क्रियाओं को अधिक महत्व देता है। निश्चयवाद मानव और प्रकृति संबंध की व्याख्या में प्राकृतिक क्रियाओं को अधिक महत्व देता है, जबकि संभववाद मानव प्रकृति के संबंध की व्याख्या में मानवीय क्रियाओं को अधिक महत्व देता है। यानी ये बात साफ है, निश्चयवाद प्रकृति को अधिक महत्व देता है और संभववाद मानव को अधिक महत्व देता है। दूसरा अंतर है, निश्चयवाद मानव को निष्क्रिय तथा प्रकृति का दास बताता है। निश्चयवाद मानव को निष्क्रिय और प्रकृति का दास बताता है, जबकि संभववाद मानव को निष्क्रिय नहीं मानता है बल्कि मानव को क्रियाशील शक्ति मानता है। तीसरा अंतर है, निश्चयवाद मानवीय क्रियाओं की अपेक्षा प्राकृतिक पर्यावरण को अधिक महत्व देता है, जबकि संभववाद प्राकृतिक पर्यावरण की अपेक्षा मानवीय क्रियाकलापों को अधिक महत्व देता है। निश्चयवाद मानव के प्राकृतिकरण से संबंधित है, जबकि संभववाद प्रकृति के मानवीकरण से संबंधित है। यहाँ मानव के प्राकृतिकरण और प्रकृति के मानवीकरण का जो अर्थ है, यह है, मानव के प्राकृतिकरण का मतलब है मनुष्य पूर्ण रूप से प्रकृति पर नियंत्रण था, और प्रकृति के मानवीकरण यानी मानव प्रकृति को अपने अनुसार चलाता था। प्रकृति मानव को अपने अधीन नहीं कर पाई, इसमें संभववाद विचारधारा के अनुसार, जबकि निश्चयवाद में ऐसा था, जो मानव था वो प्रकृति के पूर्णतः नियंत्रण में था। संभववाद में इसका एकदम उल्टा हो गया, मानव अपने क्रियाशील कार्यों के रूप में या क्रियाशील कार्य करके एक शक्ति के रूप में उभरा, और वो प्रकृति से उन सभी चीजों का अपने दैनिक जीवन में काम लेने लगा, सभी चीजों की जो उसको उन चीजों की आवश्यकता थी। निश्चयवाद के अनुसार मानव पर प्रकृति का पूर्णतः नियंत्रण था और मानव प्रकृति पर पूर्ण रूप से निर्भर था। संभववाद के अनुसार मानव पर प्रकृति का पूर्णतः नियंत्रण नहीं था। मानव अपने कौशल, क्षमता, तकनीकी के द्वारा प्रकृति का सहयोग प्राप्त करता तथा प्रकृति को प्रभावित करता था। निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल, हम्बोल्ट और कार्ल रिटर थे, जबकि संभववाद विचारधारा के समर्थक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता लुसियन फेब्रे, पॉल विडाल डे ला ब्लास और जीन ब्रुन्स थे। अब जो तीसरी विचारधारा यहाँ पर आई वो थी नव निश्चयवाद विचारधारा। इसमें जो ऑस्ट्रेलिया के भूगोलवेत्ता थे ग्रिफिथ टेलर, वो इस नई विचारधारा के जनक थे। अब इसमें कहा क्या, जो नव निश्चयवाद विचारधारा है ये निश्चयवाद और संभववाद के बीच की धारा थी, विचारधारा दोनों के बीच का मिला जुला विचार था। इसमें मानव भूगोल में पर्यावरण निश्चयवाद तथा संभववाद के मध्य मार्ग की विचारधारा को नव निश्चयवाद की विचारधारा
कहा गया। नव निश्चयवाद की विचारधारा के जनक ऑस्ट्रेलिया के भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर थे। नव निश्चयवाद विचारधारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित थी, जिसमें प्रकृति के नियंत्रण की नहीं बल्कि प्रकृति के प्रभाव की व्याख्या की गई। इस कारण ग्रिफिथ टेलर ने नव निश्चयवाद को रुको और जाओ नियतिवाद तथा वैज्ञानिक नियतिवाद की संज्ञा भी दिए। नव निश्चयवाद के अनुसार प्रकृति मानव के समक्ष उनके अवसर प्रदान करती है, जिसे मानव चयन के लिए स्वतंत्र है। इस कारण नव निश्चयवाद को कनाडा के भूगोलवेत्ता जॉर्ज टैथम ने व्यावहारिक संभववाद की संज्ञा दी। नव निश्चयवाद को कनाडा के भूगोलवेत्ता जॉर्ज टैथम ने व्यावहारिक संभववाद की संज्ञा दी। किस कारण? कि प्रकृति मानव के समक्ष उनके अवसर प्रदान करती है, जिसको मानव चयन करने के लिए स्वतंत्र है। इसी कारण जॉर्ज टैथम ने जो नव निश्चयवाद विचारधारा है, इसको क्या कहा? व्यावहारिक संभववाद कहा। नव निश्चयवाद के अनुसार मानव प्रकृति द्वारा निर्धारित नियमों को समझकर प्राकृतिक संसाधनों का अपनी क्षमता, कौशल, तकनीकी ज्ञान के द्वारा उपयोग कर प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। अब नव निश्चयवाद की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं इसकी? नव निश्चयवाद विचारधारा में मानव तथा प्रकृति दोनों को समान महत्व दिया गया। नव निश्चयवाद के अनुसार प्रकृति मानव को विकास का अवसर प्रदान करती है। मानव प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना अवसरों का लाभ ले सकता है। तीसरी विशेषता है, यदि मानव प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है तो उसे विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं जैसे जलवायु परिवर्तन, ओजोन क्षरण, अम्लीय वर्षा आदि का सामना करना पड़ता है। तीसरी विशेषता है, नव निश्चयवाद प्रकृति के नियंत्रण की नहीं बल्कि प्रकृति के प्रभाव की व्याख्या करता है। नव निश्चयवाद नियतिवाद तथा संभववाद के मध्य का मार्ग प्रस्तुत करती है। नव निश्चयवाद के अनुसार समस्त मानवीय क्रियाएं प्रकृति तथा मानव दोनों से प्रभावित होती है। और नव निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक ग्रिफिथ टेलर, जॉर्ज टैथम, हर्बर्टसन, कार्ल सावर आदि विद्वान थे। आज की इस वीडियो में इतना ही। हम आगे का टॉपिक समय के गलियारों में मानव भूगोल का इतिहास अगले वीडियो में फिर से लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।